हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं आज वो अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसे इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं 1 से लेकर 15 तक का, उसका बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं उसका आंसर का। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसी चैप्टर का बता दिया हूं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। वहां से जाकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का देख लीजिएगा और 1 से 50 तक उसमें बताया गया है। और इसमें आपको पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गुणसूत्र, गल्जी उपकरण, रिक्तिका या रसधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम, इन सभी का प्रमुख कार्य को बताना है। दो के प्रमुख कार्य यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको सभी का कार्य को बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर बारी बारी से इसका कार्य को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्य है राइबोसोम का, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यही इसका कार्य है राइबोसोम का कोशिका के अंदर। और यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा है, तो इनमें उपस्थित कोशिकीय शोषण के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण एक कार्य हो गया होता है। और दूसरा जो कार्य है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है और कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ये ऊर्जा जो एटीपी के रूप में संचित रहती है और जब नए यौगिक का निर्माण होती है तो उस समय एटीपी में संचित ऊर्जा इस्तेमाल कर लिया जाता है। तीसरा जो है हरितलवक, तो हरितलवक का जो कार्य है मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि भोजन बनाने में सहायक होता है। इस तरह से हरितलवक हुआ। और जो यहाँ पर चौथा है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, इसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र के कारण कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। गुणसूत्र के कारण ही कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस तरह से गुणसूत्र का कार्य हुआ। पांचवा जो है गल्जी उपकरण या गल्जी इकाई क्या है, इसका जो कार्य बताना है। यहाँ पर तो ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, ये काम करते हैं गल्जी उपकरण के, ये कार्य हैं। छठा जो है रिक्तिका या रसधानी और इंग्लिश में कहते हैं वोक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है इसका जो कार्य जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। किस चीज़ का? तो जल संतुलन की कार्य करती है। और यहाँ पर जो सतमा है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और दूसरा ये कोशिका को सूखने से बचाती है। तो इस तरह से कोशिका भित्ति का कार्य हुआ। कोशिका झिल्ली का कार्य कुछ इस तरह से है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है और यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। और तीसरा जो कार्य है यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इस तरह से 3 कार्य कोशिका झिल्ली के हुए। अब देखते हैं नम्मा लाइसोसोम, तो यह जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है और दूसरा जो जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का काम करता है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गया होगा। सभी पॉइंट को बारी बारी से डिक्लेयर कर दिया हूँ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। आइए, दूसरा क्वेश्चन जो है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इस तरह से इसका दूसरा का आंसर हुआ, जिसमें क्या क्या नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक भी नहीं होती है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर निम्न है। इस तरह से इसको कर देना है और यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका इस तरह से साइड बाय साइड कर देना है जब आपको लिखना पड़े तब। और यहाँ पर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, सामान्यतः
पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और सामान्यतः इसमें जंतु कोशिका छोटी होती है। किससे? तो पादप कोशिका से। और यहाँ पर कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है इसमें पादप कोशिका में, और कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है जंतु कोशिका में। और लवक उपस्थित रहती है पादप कोशिका में और लवक अनुपस्थित रहती है जंतु कोशिका में। और सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहती है पादप कोशिका में और सेंट्रोसोम उपस्थित रहती है किस में? जंतु कोशिका में। इस तरह से इसका अंतर हुआ, 4 ठो अंतर था। इस तरह से बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, यहाँ पर 4 ठो अंतर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका भारतीय भवन से क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया हूँ, बार बार किताब नहीं देख रहा हूँ इसीलिए। यहाँ पर जो है यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसी को देखते हैं। तो गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका का मुख्य स्रवण नहीं होता है और कुछ परिस्थितियों में समान से जटिल शक्कर का निर्माण नहीं होता। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद नहीं होता। ये सब चीज़ नहीं होता है यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका। और पाँचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तो पाँचवा जो क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो बिजली ऊर्जा का प्रबल स्रोत है आजकल की दुनिया में, जिससे आधुनिक युग में बहुत सारे काम को निपटाया जा सकता है, संपादित किए जाते हैं। और कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। यह शरीर के अंतर्गत पावर सप्लाई करते हैं। तो कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, तो इस तरह से बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। कोशिका के किस अंग को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। छठा जो क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कुछ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अतिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं? तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं और इसके कार्य जो बताना है, कार्य यहाँ पर बताते हैं। अवर्णी लवक ये पौधों के जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। और वर्णी लवक ये फूलों और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, जो रंग बिरंगे होते हैं फूल और बीज उसको रंग प्रदान करते हैं वर्णी लवक। और हरित लवक नाम से ही पता चल रहा है, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और हरित लवक ये मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में, एवं भोजन निर्माण में सहायक होता है। इस तरह से इसका कार्य हुए और ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक, 3 प्रकार के होते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य है? छिद्र का क्या कार्य है? तो केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से इसका 8वां का आंसर हुआ। 9वां जो क्वेश्चन है, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। पैतृक गुणों मतलब पिता वाले जितने गुण होते हैं, जनक वाले, जनक मतलब पैतृक, इन पैतृक गुणों को वाहक होते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है, विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गैस द्रव तथा विलय के अणुओं के उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है, एक अंतर। और जबकि जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली विसरण को क्या कहते हैं? तो प्रासरण कहते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है?
तो परिवहन जीवों में उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए पदार्थों की परिवहन की आवश्यक है। तो जीवों में पदार्थों की परिवहन क्यों आवश्यक है? तो मूल स्रोतों से शरीर के अंदर तक पहुंचाना और बाहर निकालना परिवहन जरूरत है, इसी को परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन इस तरह से होता है इसमें जीवों में। 12वां जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? तो क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में निम्न अंतर है, जो कि इस प्रकार से हैं। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड। क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई जाती है और क्रोमेटिड दो समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। क्रोमोसोम बेलनाकार होती है और क्रोमेटिड बेलनाकार नहीं होते हैं। तो इस तरह से मुख्य दो अंतर इसमें है। 13वां क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण निम्न है। इसका सामान्यतः आकार बड़ा होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें केंद्रिका पाया जाता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विधियों द्वारा होती है। तो इस तरह से मुख्य 4 लक्षण हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। 14वां जो क्वेश्चन है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो झिल्ली जीवों का एक आवश्यक अंग होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसके चलते इनमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं होता है? तो झिल्ली किसी प्रकार की नहीं होती, इसके चलते इनमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है वायरसों में। 15वां जो क्वेश्चन है, चिकनी अंतःपर्दीय जालिका तथा खुरदरी अंडःपर्दीय जालिका में मुख्य अंतर क्या है? तो चिकनी अंतःपर्दीय जालिका तथा खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका में मुख्य अंतर निम्न है, जो कि इस तरह से हैं। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। तो इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है चिकनी अंतःपर्दीय जालिका में, और खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। यह वसा तथा लिपिड अणुओं का निर्माण करता है। चिकनी अंतःपर्दीय जालिका सहायता करता है और प्रोटीन निर्माण करता है ये खुरदरी, और ये वसा का निर्माण या लिपिड अणुओं का निर्माण करता है, बनाने में सहायता करता है। और इसका सतह चिकनी होती है, चिकनी दिखाई देती है। इसका सतह खुरदरी दिखाई देती है खुरदरी, और ये चिकनी। इस तरह से इसमें मुख्य अंतर 3 थे, 3 आपको मैं बता दिया हूँ। आई होप कि आपको भारतीय भवन के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो डालें क्लास 9th 10th जो भी डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और समय पर आप देख पाएँ। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।